नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम झारखंड की बात। झारखंड की बात हम लोगों ने कल शुरू किया था और पहले दिन ही झारखंड के दर्शकों ने जिस तरीके का स्वागत किया है अजीत जी, मतलब पूछिए मत। तो मेरे साथ आज फिर से झारखंड की बात करने के लिए देश के जाने माने जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी, जो बिहार को जितना समझते हैं उतना ही झारखंड को जानते हैं और पढ़ते हैं। अजीत जी, झारखंड की बात में आज हम हेमंत सोरेन की बात करेंगे। देखिए, हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इसमें कहाँ कोई शक है। दिल्ली की यात्रा भी पूरी हो गई है और जो जनादेश प्राप्त हुआ है झारखंड में, वह हेमंत सोरेन का जनादेश है। देखिए, कांग्रेस आरजेडी वाले तो पुछल्ले थे, उनको भी जीत मिल गई हेमंत सोरेन के कारण। कांग्रेस और आरजेडी की बहुत बड़ी भूमिका यह हम नहीं कर सकते। हेमंत सोरेन वे शख्स हैं जिन्होंने भाजपा को बैरंग वापस किया है कि तुम्हारी जगह नहीं है झारखंड, झारखंड की अस्मिता को पहचानता है। लेकिन यह भी सच है कि सरकार बनाना कितना कठिन होता है, सरकार चलाना कितना कठिन होता है। और जब केंद्र में दुश्मन की सरकार हो, मतलब राजनीतिक दुश्मन की हम बात कर रहे हैं। आज मैं झारखंड के अखबार के पन्नों को पलट रहा था, हमने देखा कि समन भेजे जाने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है कि भाई, आप ईडी के बुलावे पर नहीं गए तो अब कोर्ट ने कह दिया कि आप इस तरीके से सामने आइए। तो ये सारे क्रम भी शुरू हो गए हैं। लेकिन सरकार बनाना कितना कठिन होगा, सरकार में क्या कुछ नया दिखेगा और सरकार की चुनौतियां क्या रहेगी, क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि देखिए, घोषणा और रेबड़ी का ऐलान तो आसान होता है, लेकिन आगे जारी रखना। और झारखंड भ्रष्टाचार को लेकर बदनाम होता है, पेपर लीक को लेकर बदनाम होता है और वहां के पिछड़ेपन को लेकर बदनाम होता है। तो इन सब चीजों से कैसे निपटेंगे हेमंत सोरेन, और हेमंत सोरेन की सरकार में आप क्या कुछ नया देख रहे हैं और क्या कुछ पुराना देखने को मिलेगा? आपका अनुभव और आपका अनुमान क्या कहता है अजीत जी? देखिए ज्ञानेश्वर जी, एक तो आपने कहा पहले दिन अच्छे से जी, रिसीव किया, लोगों ने खुले दिल से स्वागत किया झारखंड के बिल्कुल। लोगों ने। तो जी, वो हम लोगों पर भी एक दबाव बढ़ जाता है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव रहें और लोगों को कुछ बिल्कुल। ऐसी चीजें बताएं जो लोगों जी, को लगे कि हम लोग कुछ इंसाइट है या कुछ नई चीज हम लोग कर रहे हैं। तो ये एक दबाव बढ़ता है हम लोगों के ऊपर भी। जी, आपने दो तीन बातें कही, पहले तो सरकार गठन के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, हुँ, आपने जो कहा ना कि ये जनादेश जो मिला है झारखंड का, वो हेमंत सोरेन को मिला है। तो हुँ, इसी बात से अपने आप ये तय हो जाता है कि सरकार का गठन हेमंत सोरेन के हिसाब से होगा हुँ, और जिस तरह से हेमंत सोरेन सरकार बनाना चाहेंगे वैसा बनेगा और किसी तरह का कोई दबाव, किसी पार्टी का कोई दबाव काम नहीं करेगा। और ये बिल्कुल। इसलिए कह रहे हैं कि जिस दिन नतीजे आए और उसके अगले दिन जब बैठक हुई इंडिया ब्लॉक के सभी पार्टियों के विधायकों की बैठक हुई मुख्यमंत्री आवास में, उस समय कांग्रेस के तरफ से जो चुनाव अभियान समिति के प्रमुख थे, पुराने बड़े नेता हैं सुबोधकांत सहाय, उन्होंने एक उनके हवाले से ये खबर आई कि उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को एक उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाए, जो अब तक नहीं था। कांग्रेस जी, एक उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाए। तो हेमंत सोरेन ने दो टूक अंदाज में इस बात को खारिज किया, कहा कि कोई उप मुख्यमंत्री वगैरह नहीं बनेगा और उन्होंने आगे के लिए भी वही वार्न कर दिया कि इस तरह से रोज रोज नई नई डिमांड लेकर के आप लोग मत आइए। तो पहले ये ही कह दिया। पहले ही दिन उन्होंने हाँ साफ कर दिया कि ये कोई दबाव की राजनीति नहीं होगी यहाँ। और ये आपके पास 16 एमएलए जीत गए हैं, तो पहले अपने हुँ, गिरेबान में झांक करके आप आकलन करिए कि उसमें से कितने आपकी वजह से जीते हैं और हुँ, कितने हमारी जेएमएम की योजनाओं या जेएमएम की लहर या जेएमएम के वोट आधार जो उसने अपना सोशल इक्वेशन बनाया है, जो सोशल इंजीनियरिंग की है हेमंत सोरेन ने, जी, उसकी वजह से कितने जीते हैं। तो हुँ। दबाव कोई नहीं होना है। सरकार का मतलब गठन। हेमंत सोरेन ना झुकेगा, ना डरेगा, ना कांग्रेस के सामने झुकेगा, ना आरजेडी के सामने डरेगा। जब हेमंत सोरेन ने ये बता दिया कि वो केंद्र के सामने, ईडी के सामने, सीबीआई के सामने नहीं झुक रहे हैं, नहीं डर रहे हैं, जी, कभी हुँ, परवाह नहीं की ना उन्होंने, चाहे किसी की बिल्कुल। सरकार रही हो, परिवार के लोग चूंकि लड़ते ही रहे ना, क्रांति की बैकग्राउंड रही है, लड़ाई की बैकग्राउंड, लड़ाई का हुँ, बैकग्राउंड रहा है। हुँ, भाई शिबू बिल्कुल। सोरेन भी कितनी मैं जेल चलेगा तो उसे क्या फर्क पड़ गया, पार्टी के स्ट्रेंथ हुँ, पर या पार्टी के काडर पर या परिवार के लोगों पर या मोराल पर कोई असर नहीं पड़ता है। हेमंत हुँ। सोरेन भी जेल में रहे तो वहां से ज्यादा मजबूत होकर के निकले और हमको एक बात इतनी ये अच्छी लगी। नए अवतार के रूप में आए। बिल्कुल। मतलब उन्हें, मतलब उनके भीतर शिबू सोरेन प्रवेश कर गए थे, ऐसा साफ-साफ दिख रहा था।
वो एक छोटे गुरुजी की तरह जेल से निकले, और हमको ये बात जी, अच्छी लगी कि उन्होंने कहा चुनाव जीतने के बाद कि हमसे जो लोग भी मिलने आ रहे हैं, वो फूल और जी। गुलदस्ता लेकर के ना आए, किताब लेकर के आए, बुके नहीं बुक लेकर के आए। फिर उन्होंने ये यस, भी कहा कि आप लोगों ने जो हमको पहले बुक्स दिए थे, किताबें दी थी, वो जेल में हमने वो किताबें पढ़ी, हमको उससे बहुत हमको एक दृष्टि मिली। तो अच्छा। ये अच्छी बात है कि कोई नेता कह रहा है, पढ़ा नहीं पढ़ा ये अलग चीज़ है, लेकिन एक हुँ, नेता पढ़ाई की बात कर रहा है, किताबों की बात कर रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और ये हमने इस पूरे चुनाव में मार्क किया, ये कैसी विडंबना है, कितनी बड़ी आयरनी है कि जिस हुँ। जेएमएम को बीजेपी ने ब्रांड किया कि ये पार्टी भ्रष्टाचार की पार्टी है, ये पार्टी काम नहीं विध्वंस की पार्टी है, ये पार्टी आंदोलन की पार्टी है, वो पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ी। और जो नहीं, बीजेपी जो मुझे तो आश्चर्य हुआ अजीत जी। देखिए, इस पर कभी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि भाई भाजपा भ्रष्टाचार की बात कर रही थी और झारखंड में जो भ्रष्टाचार के भगवान माने जाते हैं मधु कोरा, उनके साथ बीजेपी की दोस्ती थी। तो इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि आप कह रहे हो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, आप ईमानदारी और पुण्यता की बात कर रहे हैं और जिस व्यक्ति के कारण सबसे ज़्यादा झारखंड बदनाम हुआ, जिससे भ्रष्टाचार का भगवान कहा गया, मधु कोरा के साथ आप खड़े थे? तो ये जो हम जो कह रहे थे ज्ञानेश्वर जी की मुद्दों, जब जैसे हम लोग कह रहे थे ना कि मतलब जेएमएम जिसको ब्रांड किया आपने कि ये विध्वंस की पार्टी है, विकास, बिल्कुल। वो विकास के मुद्दे पर लड़ रही थी। और आप हुँ, अपने को कहते हैं कि आप विकास वाली पार्टी हैं, विकासवादी पार्टी हैं, समावेशी पार्टी हैं, तो आप सारे जो डिस्ट्रक्शन वाले मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे थे, आप डिवीजन वाले मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे थे, आप बटोगे कटोगे की बात कर रहे थे। तो ये एक आयरनी दिखी, यही आयरनी हम उनको जो डिफाइन कर रहे हैं उनके कैरेक्टर को, हेमंत सोरेन को, कि एक जी। गुरु जी का अवतार, एक पढ़ने हुँ, लिखने वाले नेता का सरकारी योजनाओं की बात, विकास की बात, इन मुद्दों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो कुल बिल्कुल। मिलाकर के उन्होंने जो एजेंडा सेट किया, जिस मुद्दे पर वो चुनाव लड़े, उस मुद्दे पर वोट मिला। तो किसी पार्टी का कोई दबाव नहीं उनके सामने आने वाला है। और उन्होंने इंप्रूव किया। उन्होंने 30 सीटें थी 2019 के चुनाव में, उनको इस बार 34 सीटें मिली हैं। जी, तो अब खुद ही अकेले भी वो बहुमत से सिर्फ 7 सीट पीछे हैं। बहुमत बिल्कुल। से भी ज्यादा उनका अंतर नहीं है। पहले जब होता था हुँ, 20, 22, 25 सीट होती थी, सरकार बनाने में दिक्कत आती थी, कई पार्टियों पर निर्भरता रहती थी, कई पार्टियां हुँ, ब्लैकमेलिंग करती थी। आप मतलब जो भी मुख्यमंत्री रहा हो, हमने कई मुख्यमंत्रियों को वहां देखा है कि इंडिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट या दो एमएलए वाली पार्टी से ब्लैकमेल होते हुए। तो हुँ, हेमंत सोरेन की स्थिति 2019 में भी मजबूत थी, जब उनके 30 एमएलए जीते थे। तब कांग्रेस 16 जीती थी और ये माना गया कि वो इंडिपेंडेंट उनकी विक्ट्री है। तो इसकी जी, वजह से उनका कुछ असर था। इस बार तो कोई हुँ, इंडिपेंडेंट विक्ट्री कांग्रेस की नहीं है। जो भी चुनाव जीता है, वो हेमंत सोरेन के नाम से जीता है, जेएमएम बिल्कुल। के नाम पर जीता है, उसके उनके साथ होने की शपथ के हवाले चुनाव जीता है। तो उनके ऊपर हुँ, कोई दबाव नहीं होगा। उन्होंने पहले दिन खारिज भी कर दिया दफाव। दिल्ली आकर के राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे से जो मिलने की बात थी, वो औपचारिकता होती है। क्योंकि सहयोगी बिल्कुल। पार्टी है, जी, और और हेमंत सोरेन ने ये दिखाया है कि वो इसमें कोई कमी नहीं रखते हैं। हुँ, डिसीजन सारे वो खुद करते हैं। जो डिसीजन अपना जी, करना होता है, वो करते हैं। हम सब लोगों ने हुँ, देखा कि उन्होंने कैसे राज्यसभा के चुनाव में सोनिया गांधी से सीधी मांग थी, सोनिया गांधी को, और उन्होंने मना कर दिया। यहाँ सोनिया हुँ, गांधी मिली थी उनको पिछले ही राज्यसभा की जो बात थी, और उन्होंने कहा था कि आप हमको एक सीट दे दीजिए, क्योंकि उसके पहले एक सीट उन्होंने अपने पास रखी थी। जब शिबू सोरेन राज्यसभा गए थे, फिर उनको कहा गया 22 वाले चुनाव में कि कांग्रेस को दे दीजिए। सोनिया गांधी ने डायरेक्ट कहा, और आकर के रांची पहुंच करके शिबू सोरेन ने महुआ मांझी का नाम अनाउंस किया कि नहीं, हम सीट नहीं देंगे। तो वो हुँ। सुनते सबकी हैं, उस औपचारिकता पूरा करते हैं, शिष्टाचार निभाते हैं, लेकिन अरे! डिसीजन भ्रष्टाचार और निजी रिश्तों को तो हमने देखा कि पप्पू यादव के पिताजी का निधन हुआ, हुँ, तो जो कर्म था, उसमें भले तेजस्वी यादव न गए हों, लालू यादव न गए हों, लेकिन हेमंत सोरेन ज़रूर पहुँच गए और उन्होंने जो सोशल मीडिया पर लिखा था, उसमें वो पप्पू भैया लिख रहे थे। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, तो ये शिष्टाचार निभाने में, राजनीतिक शिष्टाचार में किसी से भी मिलना हो तो प्रेम से जी। मिलना, जबकि इतनी बड़ी लीगेसी है, इतना बड़ा बैकग्राउंड है हुँ, आजकल। जिस तरह का बैकग्राउंड तेजस्वी यादव का है, उसी तरह का तो बैकग्राउंड हेमंत सोरेन का भी है। उनके पिता कई जी। बार मुख्यमंत्री रहे, उनकी माँ एमपी हुँ, रहीं, उनके पिता केंद्रीय मंत्री रहे, और झारखंड एक अलग राज्य का निर्माण किया। कितने लोग हैं इस देश में बिल्कुल। जिनको भूगोल बदलने का श्रेय मिलता है। तो शिबू जी, सोरेन को तो भूगोल बदलने का श्रेय है। इतिहास तो बहुत लोग बिल्कुल। लिखते हैं, उनको तो भूगोल बदलने हुँ, का श्रेय है। गुरु जी हैं, हुँ, दिशोम गुरु हैं, लोग, हमने अपनी आंखों से देखा है कि गांव में लोग पैर धोते हैं उनका,
और बड़ी सी परात जी। रख के उसमें पैर धोया जाता है शिबू सोरेन का। हुँ, लेकिन उसका कोई अहंकार, उसका कोई ईगो लेकर के अपने सिर पर बैगेज लेकर के नहीं चलते हैं। इन्होंने, हेमंत सोरेन ने, औपचारिकता थी तो राहुल गांधी से मिल लिए, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल लिए, करना सरकार का गठन उनको वैसी है जैसे वो चाहते हैं। और वो जी, पुराना फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला बना हुआ है कि अभी इस बार चर्चा अलग हो रही थी। इस बार ये चर्चा थी कि 5 एमएलए पर 1 मंत्री पद राजनीति रहेगा। है। जी, तो हुँ, 5 एमएलए पर 1 मंत्री पद का मतलब है कि कांग्रेस को 3 ही मंत्री पद मिलेंगे। चूँकि कांग्रेस के हुँ, जी, 16 एमएलए हैं, 3 ही मिलेंगे। लेकिन अब ये सूचना है कि नहीं, पुराना ही फॉर्मूला रहेगा, 4 मिलेंगे उनको मंत्री पद। और 1 अच्छा, मंत्री पद आरजेडी को मिलेगा और 7 मंत्री पद जेएमएम के पास रहेंगे। तो हुँ, ये फॉर्मेशन का तरीका मतलब ये इमर्ज हो गया है कि यही रहेगा। 28 तारीख को जो शपथ होनी है, सारे लोग शपथ लेंगे या कुछ लोग नहीं लेंगे, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन ये फॉर्मेशन है। हो सकता है कि सारे लोग कुछ शपथ नए चेहरे आ सकते हैं, कुछ नए चेहरे आ सकते हैं जिनकी चर्चा है? नए चेहरे इसलिए आएंगे, पहले जेएमएम की बात करें तो नए चेहरे इसलिए जी, आएंगे कि जेएमएम के 3 मंत्री चुनाव हार गए। तो जो हुँ, 3 मंत्री चुनाव हारे, जिसमें गढ़वा से मिथिलेश ठाकुर थे। हम आपको बताएं बिल्कुल, ज्ञानेश्वर जी, ये हम अपना अनुभव बता रहे हैं कि कोई भी विधायक हो या कोई भी मंत्री हो, अब क्यों अपने क्षेत्र में काम कराएगा अगर वो चुनाव हार जाता है तो। जी, मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा में इतना काम कराया कि आप कल्पना नहीं कर सकते। रांची की तरह उन्होंने बना अच्छा, दिया उस शहर को, और इसके बावजूद वो चुनाव अच्छा, हार गए, क्योंकि पोलराइजेशन हो गया वहां, हिंदू मुस्लिम का ऐसी लहर चली कि वो चुनाव हार गए। हुँ, लेकिन उन्होंने दिखाया कि किस तरह से आप 5 साल में कायाकल्प कर सकते हैं। लेकिन वो चुनाव हार गए, मंत्री थे, बहुत प्रभावी मंत्री थे हुँ, हेमंत सोरेन की सरकार में, और एक चेहरा थे पलामू की तरफ से, या उसमें दूसरे और कई चीजों को रिप्रेजेंट करते थे, कई चीजों को। और उसी इलाके से एक प्रकाश राम, जो बैजनाथ राम, जो जेएमएम जी, के एमएलए थे, वो मंत्री थे, वो भी चुनाव हार गए। और हुँ, तीसरी सीट जिस पर हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, जहां से जीते हैं जयराम महतो डुमरी की, वहां से बेबी देवी चुनाव हार गई है। तो 3 बिल्कुल, मंत्री, बेबी देवी, बैजनाथ राम और मिथिलेश ठाकुर चुनाव हारे हैं। इन तीनों की जगह नए मंत्री बनेंगे। जी, तो ये 3 तो नए चेहरे आएंगे। अब हुँ, उस पे कौन आएगा, कौन आ सकता है, उस पर हम लोग आगे बात कर लेंगे। आरजेडी हुँ, से पिछली बार जो मंत्री थे, वो अब सत्यानंद भोक्ता थे, वो चुनाव ही नहीं लड़े, उनकी बहू चुनाव लड़ी थी और वो चुनाव हार भी गई हैं। वहीं से जी, चिराग पासवान का कैंडिडेट जीता है। तो हुँ, अब वो आरजेडी से भी कोई नया ही मंत्री आएगा। बिल्कुल। 3 उनके सुरेश 4। पासवान को वहाँ तो विधायक दल का नेता बना दिया गया। हाँ, तो सुरेश पासवान के बारे में ही हम लोग मान रहे हैं कि उन्हीं को मंत्री बनाया जाएगा। वो जीते हैं देवघर से, हैं, और पहले भी रहे हैं। पिछली बार भी 2 ढाई हजार कभी वोट से दारो जीते थे। कभी दारोगा बनने के लिए मिलने आए थे लालू यादव के पास बिल्कुल, और वही बड़ी कहानी लंबी है उनकी, कहानी है। दारोगा बनना चाहते थे और पहले भी जी, एमएलए रहे। उनकी अच्छी बात है, हमारी मुलाकात है उनसे, वो विनम्र व्यक्ति हैं और लोगों का जी, सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं। और एक हुँ, कटसियस आदमी है नेता के तरफ, जो आरजेडी के नेताओं का रस्टिक बिहेवियर होता है, उस तरह के बिहेवियर वाले नेता नहीं है। लेकिन हुँ, 2 यादव जीते हैं, बड़े दोनों मजबूत यादव हैं। और जो गोड्डा से जीते हैं संजय यादव, उनका भी बड़ा क्लेम बनता है आरजेडी की तरफ से मंत्री बनने का। हुँ, क्योंकि वो हुँ, मोस्ट लॉयल हमने जिन लोगों को देखा है झारखंड में हुँ, लालू प्रसाद के प्रति, उसमें संजय यादव है। जब लालू यादव जेल में भी थे तो नियमित जेल गेट पर जाना, लोगों से मिलना, लोगों को मिलवाना, ये संजय यादव करते थे। उसके बाद चुनाव हार गए थे, जी, इस बार वो जीते हैं। लेकिन हुँ, संभवतः ऐसा लग रहा है कि यादव मंत्री नहीं बनाएंगे लालू यादव, पता नहीं, हो सकता है बना भी दें, लेकिन ये लालू यादव को तय करना है। लेकिन बिल्कुल, दोनों, संजय सिंह यादव और संजय यादव, इन दो संजय, दोनों का नाम संजय यादव ही है, उन्हीं दोनों के, हुँ, उन दोनों में से, या सुरेश पासवान, तो ज्यादा संभावना सुरेश पासवान की बन रही है, क्योंकि उस वोट पर बिहार में भी लालू यादव की नजर है। उनको लग रहा है कि पासवान वोट में कुछ खेला हो सकता है बिहार में, जिस तरह का झगड़ा है, तो वो कुछ इस 2 तरह का। यादव जीत गए हैं, जीत जी, लेकिन सुभाष यादव की किस्मत नहीं खुलवा पा रहे देखिए, हैं लालू यादव। उनके इतने प्रिय सुभाष यादव, उनके लिए वो इस हाँ, बीमारी में, आपने कहा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा तो बाई रोड गए, चले गए प्रचार करने, जी, लड़ाई भी सुभाष यादव हुँ, अच्छा लड़े। लेकिन अंततः हुँ, वहां से फिर वो नीरा यादव जीत गई, क्योंकि नीरा यादव की भी छवि एक बहुत अच्छी, अच्छे अच्छे नेता की है। उनको बहुत पसंद करने वाले, हर वर्ग में लोग पसंद करने वाले हैं। और जी, ये देखिए, शालिनी गुप्ता ने इतना वोट काटा, 70,000 वोट, 60,000 वोट, बिल्कुल, वो बीजेपी का ही वोट था। हुँ, बीजेपी का वोट काटा, वो जो तब भी नहीं वैष्णव जीते। वोट है, वो भी फिर भी नीरा यादव जीती। तो हुँ, वो सुभाष यादव को नहीं जिता सके, अपने प्रिय सुभाष यादव को। तो जी, अब इसलिए हो सकता है, अगर वो जीते रहते तो हो सकता है वो मंत्री बनते। तो इसलिए हो सकता है कि ये दोनों जेल यादव, में है, जेल में मंत्री कैसे बन जाते हैं? जेल में है अभी तो, हाँ, तो फिर भाई वापस जेल ही जाना पड़ता है। क्या कुछ भी हो सकता है ना, जेल में रह के मुख्यमंत्री रहता है आदमी, मंत्री तो फिर भी छोटी चीज है। देखिए, चलिए, अरविंद केजरीवाल जी, ने तो ये कर दिया है कि जेल में रह के आप मुख्यमंत्री रहिए।
हाँ, हेमंत सोरेन ने तो इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिया तो था, जेल में तो रहकर इसमें कोई बड़ी बात जी, नहीं होती कि लालू यादव कहते कि अभी मंत्री नहीं बनेगा, हमारा आदमी जब जेल से छूटेगा तो मंत्री बनेगा। तो ये हुँ, वो अगर जीतते तो उनकी संभावना थी, उनके लिए हम लोग मान सकते थे अगर वो जीते रहते तो। नहीं तो अभी जी, सुरेश पासवान ही सबसे हुँ, उपयुक्त लग रहा है कि उनके यहाँ उनकी तरफ से, वो भी नया चेहरा है। हुँ, जेएमएम की तरफ से एटलीस्ट 3 तो नए चेहरे आ ही रहे हैं जो रिप्लेस होंगे। बिल्कुल, एक बेबी हुँ, देवी जो महतो समाज की हैं, तो वो हरि जगन्नाथ महतो की पत्नी थी, तो उस समाज से एक आदमी आ सकता है। और हमको जिस तरह के मथुरा महतो जितने पुराने नेता हैं और फिर इस बार जीते हैं, टुंडी से अनेक बार जीत चुके हैं, वो बुजुर्ग वरिष्ठ नेता हैं, तो उनको हो सकता है कि इस बहाने मौका मिल जाए। कोई पिछली बार तो जगन्नाथ महतो मंत्री थे और उनका निधन हुआ था, तो उनकी पत्नी को जी, बनाने की हुँ, एक नैतिक जिम्मेदारी थी, तो बना दिया था। इस बार हो सकता है कि नए चेहरे में मथुरा महतो उधर से आ जाए। हुँ, मिथिलेश ठाकुर को कौन रिप्रेजेंट करे, कौन रिप्लेस करेगा, क्योंकि कोई ब्राह्मण अब जीता नहीं है। यहाँ से बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से दीपिका पांडे सिंह ऑलरेडी हैं जो जीती हुई हैं, तो वो कांग्रेस के कोटे से बन जाएंगी। और फिर हुँ, एक जो दलित अपने तरफ से बनाते हैं या कि नहीं, हेमंत सोरेन, ये देखना होगा। तो ये 3 तो नए चेहरे आएंगे जो 3 मंत्री हारे हैं जी, उनकी। जो हुँ, जीते हैं उसमें रिप्लेस होने की गुंजाइश हमको नहीं, उसमें लगता है कि जो लोग पहले मंत्री लोग रहे थे और जीते हैं वो सब वापस मंत्री बन जाएंगे। उन लोगों अच्छा, को नहीं नहीं उनको नहीं चेंज किया जाएगा। हफीजुल अंसारी हो या अपने हेमंत सोरेन तो मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी के और जो मंत्री लोग हैं, हमको लगता है कि वो हुँ, लोग उन लोगों को रिपीट कर देंगे। दीपक बिरुआ को भी रिपीट कर देंगे, वो चुनाव जीते और कोल्हान के उस इलाके में बड़ी मजबूती से चुनाव लड़े थे, तो वो लोग वो रिपीट हो जाएंगे। उनके जो मंत्री लोग बन्ना जीते, गुप्ता हार गए, बन्ना गुप्ता हार गए। वो कांग्रेस पर अब आते हैं। कांग्रेस के जी, भी मंत्रियों में बन्ना गुप्ता हारे। कांग्रेस के 4 मंत्री थे, जिसमें से एक हुँ, हार गए, बन्ना गुप्ता चुनाव हार गए, बाकी 3 लोग जीते हुए हैं। लेकिन जी, बाकी 3 जीते हुए हैं, वो तीनों मंत्री बनेंगे, ये अभी पक्के तौर पर नहीं कहा जाता। कांग्रेस में बातचीत चल रही है, रामेश्वर उरांव को लेकर के भी बात हो रही है। रामेश्वर उरांव बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनको हुँ, चलने फिरने और काम करने के लिए उनको, हालांकि बनना तो कोई भी चाहेगा, कोई आदमी छोड़ना तो उनकी चाहता बिटिया नहीं है। बहुत वायरल है इन दिनों, उनकी बिटिया सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, आईएएस हैं और हाँ, पिता की जीत की खुशी में जिस तरीके से वो आदिवासी नृत्य कर रही हैं, अबीर गुलाल उड़ा रही हैं और झारखंड कैडर में ही है शायद। हाँ, झारखंड में ही है, झारखंड में ही है जी, और उनके दामाद भी वही हैं। लेकिन अब अच्छा, वो बेटा भी है, बेटे को भी राजनीति में ले आने का उनकी मर्जी थी, लेकिन अभी ये काम हुआ नहीं है। तो उनके जी, लिए थोड़ा मुश्किल है, उम्र और सेहत के आधार पर हो सकता है कि नहीं, वो बिना उनके उनके लिए दिक्कत हो। और आलमगीर आलम जो मुस्लिम चेहरा थे, पिछले सरकार में विधायक दल के नेता थे और जेल चले गए थे। तो अब उनकी जी, पत्नी हैं, वो निशात आलम, वो चुनाव जीती हैं। तो हुँ, अब पिछली बार तो जब आलमगीर आलम जेल चले गए और वो जब रिप्लेस करने की बारी आई, तो इरफान अंसारी को मंत्री बना दिया गया था, जो फुरकान अंसारी के बेटे हैं, जामताड़ा के विधायक हैं। तो अब हुँ, इरफान अंसारी बनते हैं, वो जीते हैं, मंत्री बनते हैं, या आलमगीर आलम की लीगेसी को लेकर के उधर से ही उनकी पत्नी निशात आलम को बनाते हैं, ये कांग्रेस को तय करना है, ये डिसाइड करना है। दोनों जी, संथाल परगना में ही है, हुँ, इरफान भी जामताड़ा में और वो पाकुड़ में निशात आलम। तो मुस्लिम चेहरा कौन होता है, ये एक देखने की बात होगी। और अगर रिप्लेस करते हैं रामेश्वर उरांव को, तो कौन आदिवासी आता है? उधर राजेश बिल्कुल, राठौर भी जीते हुए हैं, भूषण बारा भी जीते हुए हैं, बिक्सिल कोंगाड़ी भी जीते हुए हैं। तो ये जो इलाके, ये जो दक्षिण छोटानागपुर में आते हैं, रामेश्वर उरांव का इलाका है, उस इलाके से कई आदिवासी कांग्रेस के एमएलए जीते हुए हैं। उसमें से किसको कांग्रेस बनाती है, अगर रिप्लेस करती है, तो वो एक नया चेहरा हो सकता है। एक नया चेहरा मुस्लिम होता है या वो रिपीट होते हैं इरफान। दीपिका पांडे सिंह बनेंगी, उनकी गारंटी हो गई है, चूंकि दूसरा कोई ब्राह्मण जीता नहीं है उधर से। तो जी, दीपिका पांडे सिंह, वो ब्राह्मण और कुशवाहा दोनों वोट, दोनों उनको उनकी वजह से सध जाएगा। तो जी। ये मोटे तौर पर अभी ये सबसे दृश्य लग ज़्यादा रही थी। अफ़सोस तो हो रहा सबसे ज़्यादा अफ़सोस तो चंपई सोरेन को हो रहा होगा। देखिए, कहीं के नहीं रहे। हाँ, हाँ, कहीं के नहीं रहे, कहीं के नहीं रहे। देखिए, शिबू और सोरेन का वो भरोसा वो खो दिया, शिबू अच्छा, सोरेन का भरोसा खो दिया। वो जीत कांग्रेस भी गए तो क्या हुआ? बेटा तो हार ही गया। हाँ, कांग्रेस में एक नया चेहरा इमर्ज हो रहा है, जिसकी चर्चा आज ही हमने काफी सुनी है, अनूप सिंह की। अनूप सिंह विधायक है, राजेंद्र बाबू के बेटे हैं, राजेंद्र सिंह के। तो उनके अच्छा, भी हाँ, मंत्री बनने की चर्चा हो रही है। वो अभी जीते हैं और आसपास के इलाकों में भी उनका असर है। ये माना जा रहा है कि वो खुद बेरमो से जीते हैं, लेकिन बोकारो में जो श्वेता सिंह जीती हैं, उनकी टिकट कराने से लेकर के और उनको चुनाव जिताने तक में अनूप सिंह ने मदद की है। तो हाँ, अभी राजेंद्र प्रसाद सिंह का इंटक का प्रभाव तो पूरे बहुत बहुत बड़ा दिखाई दिया, प्रभाव है और जाइंट बहुत किलर बड़ा साबित प्रभाव। हुए हैं। जाइंट किलर जी, साबित हुए। उन्होंने रविंदर पांडे को हराया है, अनूप सिंह ने। रविंदर जी, पांडे 5 बार के एमपी गिरिडीह के, और एमएलए का हुँ, चुनाव बेरमो में हारे। हालांकि वो भी जयराम महतो की वजह से हार गए, लेकिन
अनूप जाइंट किलर है, तो अनूप के भी नाम की चर्चा है, किस तरह से एडजस्ट करते हैं, एक जी, फॉर्मेट और लेना होगा सरकार में। तो ये हुँ, फॉर्मेशन है सरकार का, 7-4-1 का फॉर्मूला होगा और इस फॉर्मूले पर सरकार बन जाएगी। कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा, ये पहले कर चुके हैं खत्म। और जो विभाग जिसके पास थे, तो जी, वही विभाग उसको मिलेंगे। वित्त हो, वाणिज्य कर हो, पशुपालन हो, ग्रामीण विकास हो, कृषि हो, ये सब कांग्रेस के पास थे, तो ये कांग्रेस को मिल जाएंगे। और बिल्कुल, झारखंड का पुरानी परंपरा रही है कि जितने इंपॉर्टेंट विभाग होते हैं वो सीएम अपने ही पास रखता है। बीजेपी के हुँ, भी सीएम थे रघुवर दास, तो वो सारे बड़ी मिनिस्ट्री उन्हीं के पास थी, बिजली, जी, सड़क और माइंस, ये तीन वहां सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री मानी जाती है। ये तीनों सीएम ही रखता है, तो वो इस बार हुँ, भी सीएम के पास ही रहेंगे। जिसके पास जो विभाग था उसको मिल जाएगा, जिसकी जितनी संख्या थी वो मिल जाएगी, और इस तरह से सरकार फॉर्म हो जाएगा। गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में कोई कोई दिक्कत नहीं आनी है। पार्टियों को अपना अपना चेहरा तय करना है, कांग्रेस को तय करना है, कांग्रेस जिसको कहेगी उसको, हेमंत सोरेन उसका नाम लिस्ट में डाल करके गवर्नर के पास भेज देंगे। आरजेडी से लालू यादव जिसको कहेंगे उसको भेज देंगे। कोई हुँ। कोई दबाव हेमंत सोरेन पर नहीं होगा कि इतना संख्या बनाइए या इनको ये विभाग दीजिए, वो कोई दबाव नहीं होगा किसी। गवर्नर परेशान नहीं ना करेंगे, गवर्नर परेशान नहीं ना करेंगे। नहीं, अब तो वो भी चीज निकल गई। जी, अब वो चीज भी निकल गई। ज्ञानेश्वर जी, पिछली बार हुँ, जब 30 एमएलए थे उनके, तो बड़ी हुँ, परेशानी हुई। गवर्नर ने जी, फाइल खोल दी थी उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए, सारी फाइल आ गई उसमें, कहां कहां से राय लिया गया, कितनी कानूनी राय बिल्कुल। ली गई, और गवर्नर ने चुनाव आयोग ने भेजा, वो लिफाफा बंद था। आज तक हमको ये समझ नहीं आया, गवर्नर ने कहा कि एटम बम फटेगा, और फटा ही नहीं एटम बम छोड़िए, कोई और नागिन हाँ, वाला जो पटाखा होता है वो भी नहीं फटा। जी, और कहा गवर्नर की एटम बम फटेगा, बताइए, और गवर्नर साहब हाँ, चले भी गए। तो और एटम बम बिल्कुल। भी नहीं फटा, न लिफाफा भी हुँ, नहीं खुला कि उस लिफाफे में चुनाव आयोग ने क्या भेजा था, और वो चुनाव खत्म हो गया, दूसरा चुनाव हो गया। तो उस समय बहुत परेशान किया गया था। ये हेमंत सोरेन की जीत में इसका बड़ा योगदान था कि आपने बड़ा उनकी योगदान। सत्ता जी, रद्द करने की बात की, और एक ऐसी माइंस की लीज को लेकर के उनको नोटिस किया, जिस माइंस पर माइनिंग शुरू नहीं हुई है, जो बताइए। माइनिंग के अप्रूवल के लिए जो अप्लाई किया जाता है वो भी नहीं किया हुआ है, और उनके अच्छा, बहुत जो माइंस थी जिसका रिन्यूअल हुआ था, तो इसको हुँ, लेकर के इतना बड़ा बवाल खड़ा किया गया, ये सब उनके फेवर में गया था। इस पर हम लोग कभी जी, आराम से बात करेंगे कि बीजेपी के हार हुँ, के कारणों पर जब हम लोग चर्चा करेंगे तो जी, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में अब कोई दबाव नहीं है। पिछली बार तो बीजेपी हुँ, ने एक आध बार कोशिश भी की सरकार गिराने की, एक आध बार क्या, 4-5 अटेम्प्ट लिए थे। महाराष्ट्र से हुँ, लोग आए थे, असम से लोग आए थे, विधायक पकड़े गए थे पैसे के साथ, केस मुकदमे हुए थे, लेकिन सरकार गिरी नहीं। वो सब बीजेपी जितनी बार सरकार गिराने की कोशिश करती थी, उतनी बार बीजेपी का वोट कुछ घट जाता था, हेमंत का बढ़ जाता था। सरयू राय ने कहीं स्वीकार भी कर लिया है कि उनके पास भी लोग पहुँचे थे। हाँ, बताइए, पहुंचे ही होंगे लोग, चूंकि इंडिपेंडेंट थे, हाँ, और एक समय वो जी, इंडिपेंडेंट जब वो लड़ रहे थे, तो परोक्ष रूप से हेमंत सोरेन ने उनकी मदद की थी। तो वो जी, भी ऑब्लाइज थे, और उन्होंने भी सरकार को लेकर के 5 साल तक सरकार के ऊपर कोई अटैक नहीं किया। वो देखते रहे दूर से कि सरकार कैसे काम कर रही है। तो प्रयास हुँ, किया गया होगा कि आप आ जाइए, आप मिल करके और सरकार गिराते हैं। वो जितनी बार हुँ, सरकार गिराने की कोशिश हुई हेमंत सोरेन, उतनी बार और मजबूत हुए। तो अभी इस बार बिल्कुल, बीजेपी वो भी नहीं करेगी, गवर्नर की तरफ से भी कोई परेशानी किसी तरह की नहीं आनी है। वो किसी तरह के दबाव में नहीं आने हैं। उनका हुँ, सरकार गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आपने कहा कि क्या एजेंडा होगा और किस एजेंडे पर, गवर्नेंस का मुद्दा जो है, जी, वो सबसे बड़ा मुद्दा होगा झारखंड में, ज्ञानेश्वर जी। हुँ, हुँ, गवर्नेंस अब बहुत चुनौती बढ़ गई है हेमंत सोरेन के ऊपर। हेमंत सोरेन के। हाँ, चूंकि उनको जो एक इमोशन का वोट था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक इमोशन का भी वोट था, और इमोशन हुँ, का वोट इसलिए था कि उनको बहुत परेशान किया गया 5 साल सरकार गिराने बिल्कुल, के नाम पर, और हुँ, एजेंसीज के जरिए जेल गए, उनकी पत्नी आई, चुनाव लड़ी, जीती, हुँ, इमोशंस का भी वोट था। लेकिन एक बड़ा वोट गवर्नेंस का था, स्थिर सरकार का था। 5 बिल्कुल, साल तक स्थिर हुँ, सरकार रही लगातार दूसरी बार, हुँ, और इस 5 साल में उन्होंने गवर्नेंस के बहुत काम किए। देखिए, लॉ एंड हुँ, ऑर्डर हर जगह कुछ न कुछ गड़बड़ी होती है, और उस इलाके में कई कई क्षेत्र अभी हैं नक्सली, जिस आज भी हमने खबर पड़ी कि पीएलएफआई के लोगों ने अटैक किया, लोग मारे गए। तो नक्सल जी, का भी मामला अभी है, नक्सल का मामला। तो लोग हुँ, चाहेंगे कि आप उसको हैंडल करें और लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करें। और जो सबसे हुँ, बड़ी इच्छा लोगों की होगी कि आपने जो एक पंडोरा बॉक्स खोला है कि हम बांटेंगे, मुफ्त की रेवड़ी बांटने का, जिसको मुफ्त की रेवड़ी प्रधानमंत्री ने ही नाम दिया था, तो वो लोक लुभावन जो घोषणाएं की है, उनको कंटिन्यू कैसे करते हैं, वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए। आपका एक बिल्कुल, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, क्योंकि झारखंड जैसे राज्य में, अच्छा, वो उनको पता है कि उनका 1,26,000 करोड़ रुपया रॉयल्टी निकलती है, जो आज तक कंपनियों ने, भारत सरकार की कंपनियों ने जो माइंस और मिनरल्स निकाले हैं झारखंड से,
लेकिन वो रॉयल्टी जी, मिल नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप रॉयल्टी लेने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है, वो उनको मिलना चाहिए है, लेकिन वो दे नहीं रही है। बार बार हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि हमारा पैसा दे दीजिए, तो आप तो जो कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा हम दे दें झारखंड के लोगों को। तो बिल्कुल। वो नहीं देगी। केंद्र सरकार अगर नहीं देती है तो क्या रेवेन्यू का तरीका है, ये निकालना होगा। रेवेन्यू बढ़ाने का सोर्स खोजना होगा, क्योंकि अब योजनाओं पर खर्च बहुत बढ़ जाएगा। ये नहीं, अब तो देखिए अगले महीने 12 तारीख को इस बात की परीक्षा हो जाएगी कि आपने पिछले महीने तो भेज दिया था, 12 तारीख को, 12 दिसंबर को मैया योजना का पैसा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? ज्ञानेश्वर जी, और 12 तारीख को तो अब 1.5 गुना देना है पैसा आपको। आपने जी, डेढ़ चुनाव में गुना वादा देना। किया हुआ है कि हम अब 2500 रुपया देंगे। मैया सम्मान 2500 योजना, रुपए। हाँ बिल्कुल, मैया सम्मान योजना हाँ। 1100 रुपए की आपने शुरू की थी, लेकिन हम्म, उसके काउंटर में जब भारतीय जनता पार्टी ने गोगो दीदी योजना शुरू की और कहा कि हम 2100 रुपया देंगे, तो हेमंत हम्म, सोरेन ने कहा कि हम 2500 रुपया देंगे। हमारी सरकार बताइए। बनेगी तो हम 2500 रुपया देंगे। और हम्म, कल ही कल ही जो महिला बाल विकास और समाज कल्याण के सचिव हैं मनोज कुमार, उन्होंने मनोज हम्म, कुमार ने प्रोजेक्ट बिल्डिंग में मीडिया से बात की, जो सचिवालय है, और उन्होंने कहा कि दिसंबर के महीने से हम महिलाओं को 2500 रुपया देंगे। तो अब अच्छा। आपको अब सीधा 1100 से 2500 रुपया देना है। और सोचिए हमारे बिहार में वृद्धावस्था पेंशन 400 रुपया मिल रहा है। तो ये सोचिए क्या मतलब कितना पैथेटिक है, मतलब कितने शर्म की बात है जी। कि 400 रुपये में कोई हम्म, क्या कर सकता है। लेकिन हम्म, 2500 रुपया राज्य सरकार को देना है उस मैया सम्मान योजना के तहत, अगले महीने से देना शुरू बिल्कुल। कर देना है। और जब आप हम्म, अभी देना शुरू करेंगे तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि आगे के चुनाव पर तो फिर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, आपको अब चलाए रखना पड़ेगा। ये शेर की सवारी कहाँ की तरह है। फ्री राशन रोकने की हिम्मत है क्या वही केंद्र वही सरकार हिम्मत को? है ना, वही कह रहे हैं कि हाँ, ये शेर की सवारी की तरह है कि आप जब तक सवार जी, हैं तब तक तो बड़े महान दिख रहे हैं, गिर गए तो शेर खा हम्म, जाएगा। तो आपको जी, अब उस पर बैठे रहना है, शेर की सवारी की तरह है ये। तो वो अब कंटिन्यू करना होगा, 2,500 रुपया महीने की योजना को कंटिन्यू करना होगा। तो ये एक गवर्नेंस के लिए बड़ी चुनौती होगी कि 2,500 रुपया महीना आप कैसे कंटिन्यू करेंगे इतनी महिलाओं के लिए, वो एक देखना होगा। दूसरी, जो उन्होंने बिजली माफी की योजना शुरू कर दी, बिजली का बिल माफ कर दिया, उसके लिए क्या हम्म, बंदोबस्त करते हैं? कायदे से बिहार में झारखंड के पास जितने रिसोर्सेज हैं, सारे देश की बिजली जी, के लिए तो कोयला वहां से जा रहा है। कहाँ अनिल अंबानी के प्रोजेक्ट चंद्रपुर के लिए भी, महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट के लिए भी वहां से पैसा निकाल करके, वहां से कोयला निकाल के जा रहा है। और समूचे बिल्कुल। बांग्लादेश में अडानी समूह 1600 मेगावाट बिजली सप्लाई करता था गोड्डा के पावर प्लांट से। हालांकि अब हम्म, बांग्लादेश की बिजली का सप्लाई मामला रुक गया है। तो अब वो पावर परचेज एग्रीमेंट क्या होगा, किस लेवल पर होगा, किस तरह से कितने सस्ते में बिजली खरीदेंगे हेमंत सोरेन, जो फ्री में देंगे। उन्होंने जी, अगवा अगवा आवास योजना शुरू की थी। अगवा आवास योजना में घर बना के देना है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना से अलग उनकी योजना है, तो उसको कैसे चलाए रखेंगे। तो ये जो लोक लुभावन योजनाएं हैं, उनको चलाए रखने का एक बड़ा चैलेंज है। फिजिकल डिसिप्लिन बनाए रखते हुए, ये हम बार बार कह रहे हैं, आप बिल्कुल। डिसिप्लिन हो जाइए, तब तो कोई बात ही नहीं हम्म, है। आप फिजिकल डिसिप्लिन को भूल जाएं और ये भूल जाए कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट कितना होता है और हमारा जो राजकोषीय घाटा कितना होता है, ये आप भूल जाएं, तब तो कोई बात ही नहीं है। चालू खाते का हम्म, घाटा आपका कितना होता है, तो ये जीडीपी के एक प्रोपोर्शन में रखना होता है घाटा आपको, और जीडीपी के जी, प्रोपोर्शन में ही आपको कर्ज भी लेना होता है। तो ये एक हम्म, फिजिकल डिसिप्लिन बनाए रखते हुए ये योजनाएं कैसे चलेंगी। ऊपर से हम्म, दूसरा, जैसे हमने पहले कहा कि नक्सल का जो प्रॉब्लम है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, और कानून व्यवस्था की स्थिति कैसे ठीक रहेगी। देखिए काफी अभी और एक बड़ी समस्या, वो जो हम लोग भूल जाएं इसके पहले उस पर डिस्कस कर लें, जो घुसपैठ का मुद्दा था, बीजेपी उस हम्म, मुद्दे को नहीं छोड़ने जा रही है। बाबूलाल बिल्कुल। मरांडी ने प्रदेश अध्यक्ष छोड़ने की पेशकश की है, तो उन्होंने कहा है कि ये घुसपैठ का मुद्दा हम उठाते रहेंगे और अब जमीन पर जाकर के उठाएंगे इस मुद्दे को, जहां जी, सेंटर है। तो इसको हम्म, एड्रेस करना होगा। एक वीडियो हम्म, वायरल हो रहा है, पता नहीं, हम लोग उसकी सच्चाई का सत्यता नहीं प्रमाणित कर सकते हैं, लेकिन ये नारा लगे हैं राजमहल में जब एमटी राजा चुनाव जीते और वहां अनंत ओझा चुनाव हारे, तो नारा लगा घुसपैठिया जिंदाबाद, घुसपैठिया जिंदाबाद, ये नारे लगे। अच्छा, तो घुसपैठियों के अच्छा, जिंदाबाद के नारे लगे हैं। और आपको ध्यान होगा चुनाव प्रचार के समय कांग्रेस के जो प्रभारी थे गुलाम मोहम्मद मीर, उन्होंने कह दिया था कि हिंदू मुस्लिम के साथ साथ हम घुसपैठियों को भी सस्ता सिलेंडर देंगे। तो ये उन्होंने अब हम्म, गलती से कहा या कैसे कहा, सस्ता सिलेंडर देने की योजना कह दी घुसपैठ, तो इसको काउंटर करना होगा। ये बिल्कुल। इशू है और बीजेपी इस इशू को उठाए रहेगी। तो इसको आदिवासी समाज में भी आज नहीं और प्रतिक्रिया पढ़ाई मिली। और परीक्षा ये भी दो मुद्दे हैं वहां, क्योंकि हर परीक्षा के पेपर लीक हो जाते हैं, नियोजन और रोजगार, यह भी बड़ा मुद्दा है।
तो बहुत बड़ा मुद्दा है। और हेमंत सोरेन से जी, मिले हैं जाकर के जो झारखंड जो पीसीएस के एग्जाम हुए थे, लोक सेवा की परीक्षा हुई थी, उसके जी, परीक्षार्थियों ने जाकर के मुलाकात की है हेमंत सोरेन ने, और उनको माला हुँ, पहनाया है, उनका स्वागत किया और उनसे कहा है कि आप जल्दी से रिजल्ट जारी कराइए। तो एक तो जी, रिजल्ट में देरी होती है, पहले परीक्षा में गड़बड़ी होती है, पेपर लीक होते हैं। हम लोगों ने देखा कि वो जो नीट के पेपर लीक की भी जांच हो रही है, तो सेंटर तो हजारीबाग से ही पता चला कि हजारीबाग में ही सारी गड़बड़ी हो रही थी। तो परीक्षा बिल्कुल, सेंट्रल की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, वहां परीक्षा लीक की घटनाएं, पेपर लीक की घटनाएं होती है। तो पहले हुँ, पेपर लीक की घटना हो जाती है, कभी गलत सवाल की घटना हो जाती है, किसी कोई कोर्ट में चला जाता है, किसी न किसी वजह से रिजल्ट रुक जाता है। तो छात्रों ने, परीक्षार्थियों ने मुलाकात की है, उन्होंने वादा किया है कि हम करेंगे। तो वो जी, यूथ का जो है उसका करियर भी है, उसके लिए भी ध्यान देना होगा। ये सब गवर्नेंस के इशू हैं, और अब उनसे उम्मीदें बढ़ी होंगी। अब वो ज्यादा मजबूत सरकार बना रहे हैं, और परिपक्व भी 5 साल लगातार सरकार चला करके उनके अंदर भी परिपक्वता आई है, राजनीतिक परिपक्वता तो दिखी, बिल्कुल, वो तो पूरे चुनाव हुँ, में दिखी उनसे। जी, गवर्नेंस के लेवल पर अच्छी बात यह है कि उनके पास टीम बहुत अच्छी है, उनके पास हुँ, सलाहकार बहुत अच्छे हैं, जिन लोगों ने उनको हुँ, राजनीति में भी कैसे सफल हो ये भी सलाह अच्छी दी थी। कि गवर्नेंस की उसमें कई लोग जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी के हैं, कई अधिकारी हैं, कई लोग जो गैर अधिकारी लोग भी हैं, जो अधिकारी नहीं है, लेकिन जिनकी सलाह वो लेते हैं। कुछ ऐसे नहीं, अधिकारी नहीं, हैं। अभी जब हम लोगों ने झारखंड की बात शुरू की ही है, तो पीछे वाली स्ट्रैटेजी वाली टीम में, रणनीतिकार वाली टीम में कौन-कौन थे, इसका खुलासा भी हम लोग जल्दी कर ही देंगे, हाँ, हाँ, वो करना कि चाहिए है, योजनाएँ हम और लोग ये जानना नारे आए चाहते हैं कहाँ उसको भी। से? और ये जी, कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जो बाहर हैं, स्टेट के बाहर हैं, लेकिन जी, वो उन्होंने किसी न किसी तरह से मदद की। तो सलाहकारों की टीम उनके पास अच्छी है, उनके जो भी सचिव और प्रधान सचिव या जो भी है उनके पास है, वो लोग अच्छे हैं। उनके ऊपर भी दबाव जी, पड़ा है कि वो लोग उसको बेहतर तरीके से गवर्नेंस, ताकि एक मॉडल आप साबित कर सकें। कई कई लोग अब ये मान रहे हैं, और हम भी इस बात को मान रहे हैं, कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता अस्थायी हो गई है, झारखंड में हुँ। हेमंत सोरेन की सत्ता भी वैसे अस्थायी हो सकती है। बीजेपी के लिए आगे बड़ी समस्या हो सकती है, अगर हेमंत सोरेन की टीम ठीक से काम करती है, हेमंत सोरेन ठीक से काम करते हैं। चलिए, तो देखिए हेमंत सोरेन की सत्ता भी ममता बनर्जी की तरह स्थायी हो सकती है। क्या गुण दोष और किस तरीके से वहाँ ताजपोशी होती है, कैसे शपथ लेते हैं, यह सब देखने की बात होगी। झारखंड की बात में हम लोग चर्चा करते रहेंगे। आप बने रहिए लाइव सिटी के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं, तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।